गुड इवनिंग। सो गाइज ये विज़न की 22 एंड 23 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। थोड़ा सा लेट हो गया है, आई थिंक थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया है, बट मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज ही आपके पास वीडियो पहुँचाऊँ। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। 28 जो फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वर्थ 320 करोड़ हैं उसको अप्रूव किया गया है अक्रॉस मैनी स्टेट्स। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज इसके अंडर क्या है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था क्या, दैट इज़ द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज। अब आप समझ चुके होंगे कि देखो आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं क्या लैग कर रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा क्रिएट करना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंडर अप्रूव्ड हुए हैं। और ये जो स्कीम है वो किसके अंडर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आती है। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर हमने क्या करना है ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको और क्रिएट करना है और उसकी जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। साथ में जो हमारी एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है या उनको एक्सपेंड करना है। ये ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या करना है, हर एक लेवल पे प्रोसेसिंग के लेवल को बढ़ाना है और वेस्टेज को रिड्यूस करना है। अब ये जो इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ये जो भी स्कीम है जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट PSUs के थ्रू, ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू, जो FPOs होते हैं डेट इज़ द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, कोऑपरेटिव्स या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सब के थ्रू क्या करी जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये एक कंपोनेंट है किसका, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ PM किसान संपदा योजना। अब गाइज आप सबको पता होगा PM किसान संपदा योजना क्या है। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमें मेगा फूड पार्क्स को डेवलप करना है, साथ में हमें कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, फूड प्रोसेसिंग को क्रिएट करना है, एक्सपेंड करना है, जो जिसके बारे में अभी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को क्रिएट करना है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना है, फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर भी डिफरेंट स्कीम है। ठीक है, अब देखो हम क्यों चाहते हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग को क्रिएट करें या फिर एक्सपेंड करें। ऑफकोर्स सबसे पहले जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा, वैल्यू एडिशन होगा। ऑफकोर्स अभी क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। और ऑफकोर्स जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको एक्सपोर्ट करके अर्निंग्स भी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग आप सबको पता होगा, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो रॉ मटेरियल हो गया उसको हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। लाइक आप टमाटर से क्या बना दिया, केचप बना दिया, सॉस बना दिया, जो आलू हैं उसके चिप्स बना दिए। ठीक है, तो यही फूड प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग इट इज़ अ सीरीज ऑफ यूनिट ऑपरेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अनप्रोसेस्ड फूड है उसको फूड स्टफ में कन्वर्ट करते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और स्टोरेज भी आप इजीली कर सकते हो, जिसकी वजह से जो टाइम और एफर्ट है वो कम हो जाता है। इन जो सिंपल प्रोसीजर है, लाइक पोटैटो को आप नॉर्मली जो स्टोर कर रहे हो उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। ऑलरेडी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिट की गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। आपको पता है दो तरह के रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है। गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है तो उसको पहले गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उसे हमारी गवर्नमेंट के साथ मतलब कि वो नहीं कराना होता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या फिर प्रोसेस फूड मार्केट में 100% FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में $958 बिलियन की हो जाएगी। हाउएवर इंडिया फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है और ये आप सब समझ चुके होंगे अभी तक। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट है, मैन पावर जो ट्रेन मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है, सेंट्रल और स्टेट पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी है, और क्रेडिट हमेशा फाइनेंस तो यार इंडिया का हमेशा पुअर रहता ही है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, थर्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई है और कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। तो गाइज क्या हुआ है, अभी क्या है, थर्ड PC और इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इंडिया ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि हमें किस तरह जो इंटरनेशनल लॉ है उन्हें अपहोल्ड रखना चाहिए इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए। फर्दर इंडिया ने ये भी सपोर्ट किया है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकें। क्योंकि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हूँ कि कोई भी डिस्प्यूट होता है
अगर उसको आउटसाइड द कोर्ट सोल्व करना है तो उसके काफ़ी मेथड्स होते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, ठीक है, कॉन्सिलिटेशन हो गया, निगोसिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, हमने काफ़ी बार सब डिस्कस किया है, ठीक है। जो भी आर्बिट्रेशन के अंडर क्या होता है, जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिटेशन के बीच में, ठीक है। देखो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसके थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब, जब फर्स्ट हेज की पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1899 में। देखो ये आपको पता होना चाहिए, पहला परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कराता था आर्बिट्रेशन के थ्रू या अदर पीसफुल मीन्स के थ्रू। ऑलरेडी बता चुकी हूँ आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आउटसाइड द कोर्ट जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व किया जाता है। इसमें क्या है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, जैसे वेरियस कॉम्बिनेशन स्टेट एंटिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पार्टीज। जो भी अवार्ड होता है वो फाइनल होता है और पार्टीज़ पे जो बाइंडिंग होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इंडिया इसका मेंबर बना था वो 1950 में बना था और 1998 में इंडिया और पीसीए ने क्या किया था, एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट में आ गया था, जिसके अंदर क्या है कि अगर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंडर अगर कोई केस चल रहा है या उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है वो इंडिया में भी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, मतलब कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो इंडिया में भी हो सकती है। इंडिया ने उसके बाद क्या है, एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर आया था। इसके अंदर क्या आया था, इस ट्रीटी के अंदर जो भी आर्बिट्रेशन होती थी तो इंडिया क्या कर सकता था, जो सेक्रेटरी जनरल होता है पीसीए का वो उस अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पीसीए के थ्रू काफ़ी डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवाया है, जैसे पाकिस्तान के साथ एक किशन गंगा आर्बिट्रेशन का केस चल रहा था इंडस वाटर ट्रीटी को, उसके पीसीए के थ्रू इसको सॉल्व कराया है। मैरीटाइम बाउंड्री डिलिमिटेशन बांग्लादेश के साथ और इटालियन मैराइन केस, तो ये हमने बताया कि इंडिया ने डिफरेंट जो केसेस हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व कराए हैं थ्रू पीसीए, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, लैंड रिकॉर्ड टू बी लिंक्ड विद द ई कोर्ट्स, ठीक है। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो गाइस अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं या जो रजिस्ट्रेशन डाटा बेसिस हैं उसको ई कोर्ट का लिंक किया जाए। अब ऐसा क्यों सोच रही है, तो गाइस ये एस्टीमेट है कि अभी इंडिया में नियर अबाउट जो 7.7 मिलियन पीपल है, मतलब कि नियर अबाउट 77 लाख जो पीपल हैं दे आर इफेक्टेड बाय द कन्फ्लिक्ट कितना मिलियन लैंड, 2.5 मिलियन हेक्टर लैंड की वजह से लोग परेशान हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं खतरा है। ऑल्सो जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है जो 25% जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, और मतलब कि लैंड डिस्प्यूट्स में भी सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम रिकॉर्ड को लिंक कर देते हैं ई कोर्ट के साथ तो इससे क्या होएगा, जो लैंड डिस्प्यूट के जो केसेस हैं उनको रिजोल्व करना ईजी होगा और साथ में उनको जल्दी हम रिजोल्व कर सकते हैं, अर्ली डिस्पोजल हो सकता है। लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर काफ़ी इंक्लूड होते हैं रिकॉर्ड्स, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, से आप सबको पता होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ का राइट्स का मतलब क्या है, उस लैंड का ओनरशिप कौन है, टेनेंसी, ठीक है, क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन रजिस्टर, डिस्प्यूटेड केस रजिस्टर, तो ये सब इंक्लूड होते हैं। आई होप आप सबको ये पता होगा, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स इंडिया में हमेशा से अनक्लियर रहे हैं, मतलब आपको देखा होगा हमेशा प्रॉपर्टी के ऊपर कितने झगड़े रहे हैं, और एक्चुअल में कितनी ओनरशिप है वो भी हमेशा अनक्लियर रही है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट्स में किसका क्या लैंड है वो मतलब कि क्लियर नहीं है। अब वो क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हर एक क्या है अपनी उनका जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या है देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन असेसिंग लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। इसके अलावा क्या है जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट काफ़ी हाई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि हम लैंड रिकॉर्ड्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहला है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, जो कि 2008 में आया था। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम आया था। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर हैं या जो भी लैंड है, जो भी उसके ओनर हैं, हमने उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट का असेस दिया है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा लैंड किस बंदे किसका ओनर है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल बैट्स फॉर लॉज टू काउंटर द बायो टेररिज्म। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3
एनवायरनमेंट सेक्शन में और इवन कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी कवर हो सकती है। तो देखो बायो वेपन किसको बोलते हैं, बायो टेररिज्म। देखो अभी जो कोरोना है इसको बायो वेपन बोला जा रहा है, बायो टेररिज्म बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है चाइना ने एज अ बायो वेपन इसे यूज़ किया। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बायो वेपन होता क्या है। जो कि बायोलॉजिकल अटैक है, बायो टेररिज्म उस तरह का होता है कि मतलब आप जानबूझ के इंटेंशनली किसी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स को आप क्रिएट कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो मास स्केल पे, ताकि वो क्या कर सके, हाई पॉपुलेशन को क्या कर सके, किल कर सकता है, सिक कर सकता है या फिर क्रॉप को कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह से कोविड ने किया। ठीक है, कोविड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बायो टेररिज्म। ठीक है, तो अभी कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है, आप सबको पता है। तो इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है, इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है और उसने बताया कि बायो सेफ्टी की काफ़ी ज़रूरत है ताकि हम अपने वर्ल्ड को प्रिवेंट कर सकें बायो टेररिज्म से। इस जो पैनल था इसने काफ़ी सजेशन दिए हैं, जैसे किस तरह से हम जो डिजीज़ जो मॉनिटरिंग है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज को मैनेज कर सकें जो बायो वेपन्स के यूज़ से अराइज होते हैं, और अपने जो रिसर्च है उसको स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, अब देखो जो बायो टेररिज्म होता है ये मेनली कहाँ इफेक्ट करता है, ऑफकोर्स जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो, इनएडुकेट, ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जैसे सब सारण हो गया, यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन हो गया, पुअर हाइजीन है, इनएडुकेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा वल्नरेबल है फ्रॉम सच अटैक्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्या फ्रेम रूल्स हैं जो बायो टेररिज्म के अगेंस्ट बने हुए हैं। देखो एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आया था 2005 में, इसके अंदर ऐसी क्या है, कोई भी जो इंटरनेशनल इस तरह की डिजीज स्प्रेड होती है जैसे कोरोना हो गया, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कोज हो सकता है फ्रॉम एनी रीजन, आइदर बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो न्यूक्लियर ओरिजिन। ठीक है, इसके अलावा एक BTWC है, दैट इज द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन। इसमें क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल या फिर जो टॉक्सिन वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन के हैं, तो उसके प्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को और प्रोलिफिकेशन को बैन करता है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1976 में एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन कन्वेंशन आया था और 1993 में केमिकल कन्वेंशन आया था। ठीक है, तो बस गाइस आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया 15 G20 समिट में, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। आपको पता है इस बार G20 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी कंट्री G20 का पार्ट है, तो आपको इस तरह के जो है ना, आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, G20 एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, फोरम है। IMF डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम G20 की प्रोफाइल देखें तो G20 80% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती है। मेंबर कौन कौन से, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सऊदी अरब, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK एंड USA। ठीक है, पर्पज़ क्या देखो है, जब 1997 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब इसको हमने क्रिएट किया गया था, क्योंकि ये देखा गया था जो G7 कंट्रीज़, आपको सबको पता है कि G7 कंट्रीज़ अकेले इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं ले सकती, और इसलिए जो अमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत है, तब हमने G20 बनाया था। अभी क्या जो ये समिट हुई है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसके अंडर हुई है, सऊदी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई है, और जो इसकी थीम है वो है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। मतलब ये काफ़ी ग्रेटर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी क्या कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान ये समिट हुई है। इंडिया जो G20 की समिट को होस्ट करेगा वो 2023 में करेगा, जब हमारे इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इस समिट में क्या बोलेगा कि इंडिया ने ये बात करी कि हम पोस्ट कोरोना, मतलब कोरोना के बाद अब जो भी वर्ल्ड होएगा उसको किस तरह से हम ग्लोबल इंडेक्स की तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, वास्ट टैलेंट पूल को क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से बनाने की सोसाइटी का हर एक सेगमेंट तक पहुँचे। हमें जो भी गवर्नेंस है हमारा, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी होनी चाहिए, और हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, अपनी प्लैनेट अर्थ के बारे में सोचना है। वी हैव टू डील विद द मदर अर्थ विद द स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप। इन्होंने बताया कि हमें अगर कोविड-19 के बाद अगर ग्लोबल गवर्नेंस को बेटर बनाना है, तो हमें अपने जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। अब मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रिफॉर्म चाहिए, अगर हमको बेटर वे में गवर्न करना है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को। ठीक है,
इन्होंने ये बोला है कि जो G20 के एक्शन है अगेंस्ट कोविड, वो सिर्फ हमारी इकोनॉमिक रिकवरी, जॉब से ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्लेनेट अर्थ को भी प्रिजर्व करना चाहिए। इसलिए हम पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल पे कितना ज़्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनी रहे, विच कैन बी मेजर्ड, ये आपको पता है किस तरह से हम मेजर करते हैं, बाय पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट। ये नोट करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक न्यू नॉर्मल होएगा आफ्टर द पोस्ट कोविड, और इंडिया सजेस्ट कर रही है कि हमें G20 वर्चुअल सेक्रेटेरिएट को क्रिएट करना चाहिए ताकि हम फॉलोअप कर सकें एंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिपोजिटरी, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। उमंग ऐप जो इंडिया की है उसने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं उमंग ऐप क्या है। देखो, उमंग ऐप को डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, ताकि हम इंडिया में जो मोबाइल गवर्नेंस है उसको ड्राइव कर सकें। देखो, उमंग ऐप में क्या है, जो भी मतलब कि ये क्या करता है, जो कि हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की हो, तो उनके द्वारा चलाई हुई जितनी भी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, वो सभी की सभी ई गवर्नेंस सर्विसेज आपको इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, और यहाँ पे जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह की सिटीजन सेंटरिंग सर्विसेज है। इसमें क्या है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, फाइनेंस, एजुकेशन, हाउसिंग, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या एम्प्लॉयमेंट स्किल, इससे रिलेटेड कोई भी जो सर्विसेज हैं उसको एक इंडियन सिटीजन के इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अभी बायोमेट्रिक से लिंक किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है, अभी के जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी उसने रिकमेंड किया है कि हमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो फेक जो इन्वॉइसेस इशू होते हैं उसको हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। देखो, एनुअली देखा जाता है 18 से 19 लाख जो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ ईयर सिर्फ 30% ही रहते हैं। इसका मतलब जो 13 से 14 लोग जो जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं वो अपने आप वैनिश हो जाते हैं। तो कमेटी ने सुजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, एक जीएसटी एप्लीकेंट्स के लिए न्यू रूल लेके आना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, आधार को लिंक करेंगे, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा उसको लाइव फ़ोटो ली जाएगी। देखो, जैसे आप कभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो आपकी वहाँ पे लाइव फ़ोटो ली जाती है, ठीक है। उसकी ना वहाँ पे लाइव फ़ोटो ली जाएगी, बायोमेट्रिक्स यूज़ किए जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो फेक इन्वॉइसेस जो इशू होते हैं उनको हम क्या कर सकें, पहले ही प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। देखो गाइस, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भी रिकमेंड किया है कि हम किस तरह से 5 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को रिकमेंड किया है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। इसमें जो 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें जो 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है और 2 टेक्नोलॉजीज सैनिटेशन से रिलेटेड है। देखो, अब ये टेक्नोलॉजीज़ के नाम है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। एक तो ग्रंटफोस एक्यूप्योर है, इसमें सोलर एनर्जी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। जना जल वाटर ऑन व्हील है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो जीपीएस लोकेशन के बेस्ड है। प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर, ये नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट ऑनलाइन क्लोरीनेटेड है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो काशो टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करेगा, जो सीवेज वाटर या जो आपका किचन वाटर है, जो बाथ वाटर होता है, ग्रे वाटर है, उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। FBTEC क्या है, ये एक साइट असेंबल्ड सिंपल एक जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैरियाना ट्रेंच, आप सबको पता होगा कि मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है, हमारा ओशन का डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच एक डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, विच इज़ नियर अबाउट 11,034 मीटर डीप है और अर्थ में ये डीपेस्ट लोकेशन है। ये वेस्टर्न पैसिफिक ईस्ट में लोकेटेड है, फिलीपींस की। मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप, वो डीपेस्ट नॉन स्पॉट है वर्ल्ड का ओशन का, बिलो द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली जो चाइना की जो वेसल है, जिसका नाम भी आप देख सकते हो फेंडुजू, वो 10,000 मीटर तक पहुंच चुके हैं मैरियाना ट्रेंच में, जिसमें 3 रिसर्चर्स भी हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिम्बेक्स 20 ये बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और सिटमेक्स 20 ये ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ये देखना पता चाहिए, वो बायलेटरल है, ये ट्राईलेटरल है, किस किस के बीच में, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट है शैंग 5, काफ़ी बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चाइना का लूनर मिशन होने वाला है, रिसेंटली चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना के मोस्ट एम्बिशियस लूनर मिशन है, क्योंकि इसमें एम यही है कि मून से हम कुछ रॉक्स और डेब्रीज हैं उसको अर्थ पे लेके आएंगे। जो शैंग 5 है, जैसे हमारे चंद्रयान 2 के बीच में विक्रम था, लैंडर था, ये सब थे, प्रज्ञान था, ठीक है। इसके अंदर भी क्या लैंडर होगा, असेंडर होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा, रिटर्न कैप्सूल होगा।
अब जो इसकी लैंडिंग साइट होगी, जैसे हमारा जो मून का साउथ पोलर रीजन था, इसकी जो लैंडिंग साइट होगी वो मून की नियर साइड चूज़ की गई है, क्योंकि अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, ना ही ह्यूमन के द्वारा ना ही रोबोटिक मिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल है, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। देखो अभी क्या न्यू रेगुलेशन आया है जिसके अंदर जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है वो अमेंड करेगी, किससे अमेंड करेगी, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल के। अब देखो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है क्या। जो गाइस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या करती है, इंडिया मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुष है ना, जिसमें जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवारिक भी, यूनानी मेडिसिन, इन सब के जो मेडिकल सिस्टम है इन्हें रेगुलेट करते हैं। अभी देखो हम पढ़ रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, ये क्या है, हमारा जो मेनली डील करता है मेडिकल की स्टडी को, लेकिन जो CCIM है ये रेगुलेट करता है इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा से रिलेटेड है उसे डील करता है। तो अभी क्या किया है, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है इसने अमेंड किया है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन रूल्स 2016। अब इसने इस एजुकेशन को क्यों अमेंड किया है, ताकि इसमें एक रेगुलेशन लाया गया ताकि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं वो जनरल सर्जरी को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो गाइस ये आई होप आपको समझ में आएगा। इससे पहले जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने सेंटर की जो मूव थी कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो आयुष है उनको अलाउ किया था फॉर एलोपैथिक थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट, तो उसको अपोज किया था। ठीक है, लास्ट में दैट इज द काला अजर, या इसको हम विस्करल लिशमनेसिस भी बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल डिजीज़ है, इसमें मेनली क्या होता है, इरेगुलर फीवर, वेट लूज होता है, एनीमिया होता है, या स्प्लीन या लीवर का स्वेलिंग होती है। ठीक है, ये मेनली प्रोटोजोआ से कोज होती है, दैट इज द लिशमीनिया पैरासाइट से, और ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई से। WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबली 7 से 10 लाख केसेस हर साल न्यू आते हैं, और इंडिया में 2/3 टोटल ग्लोबल केसेस हैं, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल में है। एक WHO के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि हम काला अजर को एलिमिनेट कर सकें एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से 2020 तक, लेकिन अभी से डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया 2023 तक। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सबको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।